Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 16th of July and we will see the important news articles from the newspaper The New Indian Express. सबसे पहले आज का हेडलाइन है कि ओली टेक्स ओथ एज नेपाल पीएम। ओली कौन है? ओली जो है नेपाल के नई प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वहाँ के नए प्रधानमंत्री जो अभी कल ओथ लिए हैं। ओली के बारे में अगर बात किया जाए, केपी ओली, तो ये आई एम सॉरी, ये नेपाल के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं आफ्टर जब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। और कब ये अडॉप्ट किया गया? 2015 में। तो ये डिस्कस कर लेंगे आज। उसके बाद कि पोस्ट पॉल ईवीएम चेक है ना, ये सब इलेक्शन कमीशन लुक्स एट मॉक पॉल विद अप टू 1400 वोट्स। बाकी आपको पता है कि कल ट्रंप पे ये सूट की अटेम्प्ट किया गया था, है ना। तो ये सब है न्यूज़पेपर में। हम लोग अपने तरीके से जो देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम स्लाइड में लेके आए हैं, वो आपसे एनालिसिस किया जाएगा। तो डायरेक्टली वहीं पे जाते हैं और करते हैं, ठीक है। So welcome back once again, all right, and we will see the today's analysis. The first thing first कि ओली टेक्स ओथ एज नेपाल पीएम। दूसरा क्या है हमारे पास कि पीएम श्री स्कीम देख लेंगे, है ना, कि जो गवर्नमेंट का पीएम श्री स्कीम है वो किस चीज़ के लिए और क्या है। उसके बाद हम देख लेंगे हरेला फेस्टिवल कौन से स्टेट के द्वारा मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। उसके बाद इसमें हम बस ये देखेंगे कि प्रूफ ऑफ बर्डन क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। फिर हम क्या देखेंगे, ग्लोबल साउथ क्या होता है। और फिर हम प्लेसेस न्यूज़ में कनाडा को देखेंगे, कनाडा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नदी एरिया सब देख लेंगे, ठीक है। तो ये आज बेसिकली मोस्टली सब प्रीलिम्स के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ देख लेते हैं नेपाल को। नेपाल जो है, नेपाल क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है जो हमारे इंडिया के किस तरफ है? नॉर्थ में। इसका कैपिटल कहाँ है? काठमांडू, ठीक है। अगर हम बात करें कि वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? 2015 में। उसके पहले क्या था? मोनार्की था, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में अडॉप्ट किया गया, पहली बार चुनाव हुआ, तो वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? केपी शर्मा ओली ही। और अभी फिर से वो बन गए हैं, ये हैं केपी शर्मा ओली। और ये कौन है? पुष्प कमल दहल। अगर हम बात करें केपी शर्मा ओली की, तो ये जो हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं और ये लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, मतलब चाइना से इनका रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। और जब पुष्प कमल दहल आते हैं तो इंडिया के साथ ये ज़्यादा अच्छा रिलेशन करना चाहते हैं। केपी शर्मा ओली की बात करें तो हम इनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो शुरू में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किए और ये चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहे हैं। बस हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये बताना है कि नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। आपको जाके सर्च करिएगा, पढ़िएगा, उसका तो कमेंट करके बताइएगा, राइट। अगले न्यूज़ पे आते हैं। उसमें क्या है कि 3 अपोजिशन स्टेट्स से नो टू पीएम श्री। व्हाट इज़ पीएम श्री, है ना। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि क्या है ये। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है हमारा, उसके द्वारा क्या किया गया है? फंड जो दिया जाता है किसके अंतर्गत जो दिया जाता था? SSA, समग्र शिक्षा, SSA समग्र शिक्षा अभियान के लिए जो पैसा दिया जाता था वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा क्या कर दिया गया? रोक दिया गया, स्टॉप कर दिया गया फंड को। इन द फ्लैगशिप स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, उसके जगह पे क्या आ गया है? किसको बंद कर दिया गया? फ्लैगशिप एजुकेशन प्रोग्राम दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल, तीनों क्या है? अपोजिशन स्टेट है ना। और उसके जगह पे क्या आ गया? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाएगा? स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये स्कीम है। इसके द्वारा क्या क्या है कि ये तीनों जो अपोजिशन स्टेट है वो पीएम श्री को बोला नहीं, हम लोग लागू नहीं करेंगे। उसके जगह पे वो चाहते हैं समग्र शिक्षा अभियान को ही रखना। लेकिन समग्र शिक्षा अभियान को क्या की है जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है वो स्टॉप कर दिया, फंड देना रोक दिया है। तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पीएम श्री, कि पीएम श्री क्या है, ठीक है। पीएम श्री का मतलब क्या होता है? बस ये भी आपसे एग्जाम में पूछ दे सकता है बीपीएससी के प्रीलिम्स में कि पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम, ओके। इसमें स्कीम में क्या है? द स्कीम विद द बजट ऑफ 2700 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। द सेंटर इज सपोज टू शोल्डर 60% ऑफ फाइनेंशियल बर्डन एंड द स्टेट 40%। इसमें जो भी काम किया जाएगा उसमें 60% जो है वो सेंटर देगी और 40% क्या है? स्टेट को खर्च उठाना पड़ेगा। एम्स टू अपग्रेड एटलीस्ट 14,500 गवर्नमेंट स्कूल इनटू एग्जाम्पलर इंस्टीट्यूशन टू शो केस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशनल
पॉलिसी 2020. States have to confirm their participation by signing a memorandum MOU memorandum of understanding with the education ministry. 5 स्टेट तो कौन कौन सी? तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल आर येट टू साइन द MOU. जहाँ वाइल तमिलनाडु एंड केरला हैव इंडिकेटेड देयर विलिंगनेस, दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल है रिफ्यूज्ड, है ना. यही 5 स्टेट बच गया. कौन कौन सा? तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल, जिसमें से तमिलनाडु और केरला ये साइन दे रहे कि दे विल साइन, बट दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल आर रिफ्यूजिंग टू साइन, राइट. तो बस आपको ध्यान रखना है कि पीएम श्री क्या है. पीएम श्री क्या है कि नया एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्कूल को एग्जाम्पलर के इंस्टीट्यूशन के रूप में बनाना है, जिसमें 60% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी. किसके जगह पे आया है? समग्र शिक्षा अभियान की जगह पे. बस यही ध्यान में रखना है. पीएम श्री का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम. ओके, अब आगे चलते हैं हरेला फेस्टिवल पे. हरेला फेस्टिवल किनके द्वारा मनाया जाता है? तो हरेला फेस्टिवल जो है ये क्या है? एक हिंदू फेस्टिवल है, हिंदू फेस्टिवल. ओके, ये कहाँ फेमस है? ये मनाया जाता है कहाँ? पहले उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में. ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हरेला त्यौहार कौन से स्टेट में मनाया जाता है. आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड. उत्तराखंड में भी कहाँ ज़्यादा? कुमाऊँ रीजन में, कुमाऊँ रीजन में ये मनाया जाता है. ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है हरेला का? हरेला का मतलब होता है डे ऑफ ग्रीन, हरियाली से भरा दिन. ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ये कब मनाया जाता है? ये सावन का पहला दिन जो होता है ना, सावन महीना जो होता है उसी दिन मनाया जाता है. ठीक है, अब अगला जो है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है. कहाँ पे? आसाम का एक आदमी थे उन पे कि ह्यूमनाइजिंग द ऑफ सिटीजनशिप लॉ, जो सिटीजनशिप लॉ था उसको ह्यूमनाइज करने के लिए. ये फैजान मुस्तफ़ा कौन है? फैजान मुस्तफ़ा जो है पटना के जो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं. ठीक है, लॉ के बहुत नॉलेजेबल आदमी है. तो उनके द्वारा ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक में एक वर्डिक्ट देती है, जो कौन सा है? आसाम के रेसिडेंट मोहम्मद रहीम अली को सिटीजन ऑफ इंडिया बनाने के लिए. उसमें ऐसा एलिगेशन था कि वो फॉरेनर हैं ऐसे वैसे करके. इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि जब आप पे गवर्नमेंट ये लगा देती है कि सिटीजनशिप लॉ को आप पे वो बोलती है कि आप सिटीजन इंडिया के नहीं, आप फॉरेनर हैं, तो क्या होता है? प्रूफ ऑफ बर्डन आप पे आ जाता है. मतलब क्या कि सेक्शन 9 ऑफ फॉरेनर एक्ट 1946 में ये ये है कि प्रूफ ऑफ बर्डन ऑन द पर्सन हु इज़ एलिज्ड टू बी ए फॉरेनर. अगर आपको सरकार बोली है कि आप हमारे सिटीजन नहीं है, यू आर ए फॉरेनर, देन यू हैव टू प्रूव दैट, है ना. प्रूफ ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आप पे आ जाता है. आपको अपने बारे में प्रूफ करना होगा. ठीक है, कि हम फॉरेनर नहीं हैं, हम यहाँ के सिटीजन हैं. यही इंपॉर्टेंट है बस, कि जब भी सिटीजनशिप पे बात आएगी आपको, तो प्रूफ ऑफ बर्डन किस पे आ जाता है? जो आरोपी होता है, जिसके बारे में एलिज्ड लगाया जाता है कि वो फॉरेनर है. हाउएवर, एज द सुप्रीम कोर्ट सेड इन द जजमेंट, द क्वेश्चन इज दैट डज सेक्शन 9 empower the executive to pick a person at random, tell him, her, they, them we suspect you being a foreigner and then rest easy basis section 9. उस पर क्वेश्चन की है. द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट देयर वाज नॉट एन आयोटा ऑफ एविडेंस अगेंस्ट अली. हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि अली के खिलाफ क्या एविडेंस था नहीं था. हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज़ बर्डन ऑफ प्रूफ. और ये कब लगाया जाता है? जब आपका सिटीजनशिप को चैलेंज करती है कौन? स्टेट, कि यू आर नॉट अ सिटीजन, देन यू हैव, ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे आ जाता है? जिस पे चैलेंज किया जाता है ना. आपको खुद के बारे में प्रूफ करना होगा कि हम सिटीजन हैं. ठीक है, दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ. बाकी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, कहीं आप इसको यूज कर सकते हैं. राइट, अब आगे आते हैं. इंडिया शुड आइडेंटिफाई बॉडी टू प्रमोट डिजिटल पब्लिक इंफ्रा इन ग्लोबल साउथ. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोबल साउथ. ठीक है, अब बोलेंगे कि व्हाट इज ग्लोबल साउथ, तो बहुत लोगों के मन में आएगा क्या कि ये अर्थ है, और ये क्या है? इक्वेटर है. ऊपर क्या है? नॉर्थ हेमिस्फेयर. नीचे क्या है? साउथ हेमिस्फेयर. तो जो भी कंट्री साउथ हेमिस्फेयर में आ रही है दैट इज साउथ, ग्लोबल साउथ. ये क्या है? गलत जवाब है, ये नहीं होता है. ठीक है, इसका सही जवाब क्या है कि जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अब वो अपने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स के हिसाब से वो डिफ़ाइन करती हैं. ठीक है, किस किस चीज़ पे? सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के हिसाब से. ठीक है, और ये डिफ़ाइन कौन करता है? UNCTAD, है ना, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ठीक है, वो बताती है कि
कौन से कंट्री ग्लोबल साउथ में आते हैं, कौन से ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं, उसका ये बताने का बेसिस क्या है कि वो देखती है कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देखती है। क्या देखती है? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। अगर हम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में देखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा कि उनका इनकम कैसा है। अगर लोअर इनकम है, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, इनएडिक्वेट हाउसिंग है, लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, डिफिशिएंट हेल्थ सिस्टम है, ये सब। तो ये सब जो जो दिखाया जा रहा है वो किसका पहचान है? डेवलपिंग नेशन का। डेवलपिंग नेशन या डेवलपिंग कंट्रीज़ का। डेवलपिंग कंट्रीज किसको कहते हैं? जो जो चैलेंज कर रहा हो अपने लोअर इनकम से, जो चैलेंज कर रहा हो अपने आप को पॉवर्टी से, वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इनएडिक्वेट हाउसिंग है, सबके लिए रहने का सुविधा ठीक से नहीं है ना, लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम डेफिसिट है। तो ये सब किस चीज़ में आता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। और जो कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब है वो सब किस में आता है? ग्लोबल साउथ में। ठीक है, अब ग्लोबल साउथ में कौन कौन सी कंट्री आएगी? अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करेंगे तो ब्रॉडली अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, है ना। अगर एशिया में बात करेंगे तो ये किसको किसको छोड़ के? इजराइल, जापान और साउथ कोरिया को छोड़ के बाकी जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, है ना, वो सब छोड़ के, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी छोड़ के, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट, ये हाँ नॉर्थ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, जो भी है सब किस में आ जाएगी? साउथ, ग्लोबल साउथ में। सो एक शब्द में बोला जाए कि द ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज कॉल्ड ग्लोबल साउथ। और ग्लोबल नॉर्थ की बात करेंगे जो भी डेवलप्ड नेशन है, और इनडायरेक्टली वी कैन से कि G7 नेशंस जो भी हैं वो क्या हैं? ग्लोबल नॉर्थ में आती है। तो इंडिया के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इंडिया शुड आइडेंटिफाई बॉडी टू प्रमोट डिजिटल पब्लिक इंफ्रा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रा को प्रमोट करना चाहिए। कहाँ? ग्लोबल साउथ में। हमारे लिए अभी ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रा से DPI सेक्टर में G20 टास्क फोर्स हैज सेड दैट द कंट्री विशेस टू रिटेन इट्स लीडरशिप रोल, कि ग्लोबल साउथ में अगर आपको लीडरशिप में रोल में रहना है तो इट हैज़ टू टेक एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट दिस डिजिटल सोल्यूशंस कैन रीच कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली द ग्लोबल साउथ। अगर आप कहीं भी लीडर आपको बनना है तो जो जिस ग्रुप में है उसमें आप लीडरशिप दिखाएंगे तभी ना आप लीडर बनेंगे। द सेम सिचुएशन इज हियर कि इफ़ इंडिया हैव टू बी लीडर इन द ग्लोबल साउथ देन यू हैव टू एक्ट लाइक ए लीडर। आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रा पहुंचाएंगे तो सब आपको लीडर मानेंगे। जब आप कुछ लीडर किसको बोलते हैं? जब आप किसी का हेल्प करेंगे, जब आप किसी के दुख सुख में साथ रहेंगे तभी उसको लीडर माना जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ अप्लाई करेंगे कि जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो वहाँ के जो भी कमी है अगर हमारे पास है हम उसको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। तो अभी किस चीज़ की बात की जा रही है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रा में, कि जैसे हमारे यहाँ UPI है पेमेंट के लिए, है ना, हम लोग का मोस्टली चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। तो वो सब में जो टेक्नोलॉजी हम लोग शेयर करेंगे, हेल्प करेंगे, वो उससे क्या होगा? हम लीडर बन सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था एग्जाम के लिए? ग्लोबल साउथ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ पे। यहाँ देखिए कौन है ये? ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो। ये कौन है? कनाडा के PM हैं। ठीक है, कनाडा के PM हैं। और कनाडा की बात करें तो कनाडा किस तरह की कंपनी, ये स्टेट है? कनाडा जो है वो फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ हम बात करें कनाडा की तो कनाडन PM जस्टिन ट्रूडो मीट सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ से वो मिले हैं अहेड ऑफ हिज सोल्ड आउट कंसर्ट। इसमें कंट्रोवर्सी क्या हो गया कि वो एक्स पे फॉर्मली क्या था, ट्विटर, उस पर वो बोले कि कनाडा इज अ ग्रेट कंट्री, वन वेयर ए गाय फ्रॉम पंजाब कैन मेक हिस्ट्री एंड सेल आउट स्टेडियम्स। ये ट्रिगर किया है लोगों को और कंट्रोवर्सी बोला कि ही शुड से इंडिया इंस्टेड ऑफ पंजाब, कि आपको ये बोलना चाहिए कि इंडिया से आया हुआ एक लड़का, ना कि पंजाब से आया हुआ लड़का। इट मीन्स यू आर डिवाइडिंग द कंट्री। ये इन पर कंट्रोवर्सी इसी के हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? कनाडा को देख लेना मैप पे। हम देखेंगे कैसे? पहले इंडिया, हमारा देश कहाँ है? ये है हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो कनाडा कहाँ है? ये आता है किस तरफ हो गया? वेस्ट की ओर हो गया। अब हम देखेंगे इसका कॉन्टिनेंट क्या है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट इस कॉन्टिनेंट में आएगा। ठीक है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री है? मैक्सिको, US, कनाडा, और ये एरिया है जो उसको क्या बोलते हैं हम? लैटिन अमेरिका बोलते हैं। बेसिकली US, कनाडा और मैक्सिको बड़ी बड़ी कंट्री की बात करें। बाकी क्यूबा, जमाइका, है ना, एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, ये सब भी है, लेकिन अगर सबसे बड़ी कंट्री की बात करें तो कनाडा, US और मैक्सिको। ठीक है, अब कनाडा की अगर हम बात करेंगे तो कनाडा जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय टोटल एरिया। पहला कौन है? रशिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कनाडा के पास सबसे बड़ा कोस्ट लाइन एरिया भी है। देखिए यहाँ कितना बड़ा कोस्ट लाइन है, ये सब कोस्ट लाइन है। इस तरीके से अगर देखा जाए
तो इसका कोस्ट लाइन यहाँ भी शुरू होता है, ये भी है, पूरा आइलैंड कंट्री है तो बहुत सारा कोस्ट लाइन है। तो सबसे लंबा कोस्ट लाइन अगर आपसे पूछा जाए विच कंट्री हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, दैट इज कनाडा। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाए कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर किसके पास है, तो दैट इज ऑल्सो कनाडा और यूएसए। यू कैन ऑल्सो से यूएसए के पास भी तो है ना, दोनों म्यूचुअल हुआ ना। अगर इसका लैंड बॉर्डर सबसे लंबा है तो यूएसए का भी हुआ ना। तो यूएस कनाडा का जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर, वो सबसे दुनिया में लंबा बॉर्डर है। अब बात करते हैं इसके अगल बगल के जो भी ओशंस सी हैं उसके बाद। दिस इज हडसन वे, दिस इज लैब्राडोर सी, दिस इज बैफिन वे, ये है बॉटिफुल सी, है ना, ये गल्फ ऑफ अलास्का। ये अलास्का पार्ट किसका है, यूएसए का। पहले ये किसका था, रशिया का। रशिया क्या कर दी, सेल आउट कर दी, और कौन खरीद लिया, यूएसए। और यहाँ शेल गैस बहुत ज़्यादा मिल गया तो इसको मिल गया लॉटरी अलास्का में। तो अलास्का किसका हो गया, दिस अलास्का एरिया इज अ पार्ट ऑफ यूएसए, गल्फ ऑफ अलास्का है ये। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से ओशन है, तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इस ए है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर देखेंगे तो कहाँ से पास कर रही है, मैक्सिको से। तो ये सब किसके ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है कनाडा, इसलिए वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब आते हैं हम सीधे कनाडा को देखते हैं स्पेशली। तो ये ऊपर में कौन सा हो गया, आर्कटिक सी, इधर पैसिफिक सी, ठीक है, और इधर अटलांटिक सी। तो तीन तीन ओशन इससे ये घिरा हुआ है। ऊपर में क्या, आर्कटिक ओशन, इधर क्या, वेस्ट में देखेंगे तो क्या, पैसिफिक, और ईस्ट में अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये कनाडा है ये इसका फिजिकल मैप है। अब आते हैं पॉलिटिकल मैप पे। तो ये देखिए, ये जो है, ये जो ग्रुप है आइलैंड का, वो क्या है, ग्रुप ऑफ क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, ठीक है। ये बॉटिफुल सी, चुकची सी जो है, ये बेरिंग स्ट्रेट के पास में है। बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको अलग करती है, रशिया और यूएसए को, ठीक है। ये अलास्का एरिया है किसका, यूएसए का। ये है गल्फ ऑफ अलास्का, ये बेरिंग सी, ये बेरिंग स्ट्रेट, ये चुकची सी, ये ईस्ट साइबेरियन सी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इधर ये हडसन बे। हडसन बे के पास देखेंगे तो यहाँ पे एक अथाबास्का बेसिन है, ठीक है। अथाबास्का बेसिन इस एरिया में आता है, ये एरिया में। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, अथाबास्का बेसिन इज़ फेमस फॉर यूरेनियम। यूरेनियम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या देखेंगे कि कौन सा जगह है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल किस लिए फेमस है, मॉन्ट्रियल सिटी जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोगों ने सुना होगा, वो कब हुआ था, 1987 में। और किस लिए हुआ था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को बैन करने के लिए। आपको ये बताना है कि वर्ल्ड ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में आता है, आप इसको कमेंट में बताइएगा। एक चीज़ और, चलिए बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं, कनाडा का कैपिटल का सिटी का नाम क्या है, कनाडा का कैपिटल कौन सा शहर है, ये भी आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल सिटी जो है वो किसके कॉन्फ्लुएंस पे, दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे आती है, ओटावा और लॉरेंस रिवर। ये कहाँ पे है, ये है मॉन्ट्रियल सिटी, यहीं पे है। अब आप यहाँ देखेंगे कि द ग्रेट लेक्स जो है 5, आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया होगा लेक्स के बारे में, आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अथाबास्का बेसिन आपको बता दिए, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ आपसे डिस्कस कर लिया गया। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर आपसे कल मिलेंगे, जो भी हमारे एग्जाम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए जो भी ज़रूरत होगा आपको हम ठीक से करके लेके आएंगे। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच।